विद्यार्थियों नमस्कार। मैं रमन कुमार अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 12वीं का इतिहास का अध्याय 10। तो अध्याय 10 का नाम है उपनिवेशवाद और देहात। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा उपनिवेशवाद और देहात के बारे में, जिसका वर्णन किया गया है। तो अपनी पुस्तक में अध्याय 10 निकाल लीजिए। तो इसमें से अंक 2 के प्रश्नोत्तर आते हैं। 2 अंक के प्रश्नोत्तर मैं आपको लेकर आया हूं। तो आप मेरे चैनल पर यदि बने रहना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों को अवश्य बताएं ताकि उनको भी लाभ हो सके। तो विद्यार्थियों, आप अपनी पुस्तक निकालें, उसी में से मैंने ये प्रश्नोत्तर लिए हैं। निश्चित ही आपको यहाँ पर लाभ होगा। तो अगला प्रश्न मैं लेता हूँ। पहला प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आता है कि औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम, सबसे पहले औपनिवेशिक शासन कहाँ स्थापित किया गया, या सबसे पहले औपनिवेश की स्थापना कहाँ हुई। अथवा में ले सकते हैं कि अंग्रेजों ने सबसे पहले कहाँ पर ग्रामीण समाज को व्यवस्थित किया। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने ग्रामीण समाज को कहाँ पर व्यवस्थित किया, तो इस प्रकार से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। तो इसका उत्तर है कि औपनिवेशिक शासन सबसे पहले बंगाल में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि सबसे पहले औपनिवेशिक शासन सबसे पहले बंगाल में स्थापित किया गया था। तो बच्चों, औपनिवेशिक क्या है? औपनिवेशिक उसे कहते हैं जैसे अंग्रेज भारत में आए थे तो भारत पर अधिकार कर लिया, भारत को गुलाम बना लिया, तो भारत उपनिवेश बन गया। किसका? अंग्रेजों का। तो इसलिए अंग्रेजों का भारत पर जो शासन था उसको औपनिवेशिक शासन कहते हैं। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल में औपनिवेशिक शासन स्थापित किया था और इसी प्रांत में सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित, भूमि संबंधित अधिकारों की व्यवस्था तथा नई राजस्व प्रणाली को स्थापित करने का प्रयास किया गया। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले भूमि संबंधित अधिकारों की व्यवस्था और नई राजस्व प्रणाली को सबसे पहले कहाँ स्थापित करने का प्रयास किया। तो सीधी सी बात है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल में अपना अधिकार जमाया या औपनिवेशिक शासन की स्थापना की, और यहीं पर सबसे पहले ग्रामीण समाज को उन्होंने पुनर्व्यवस्थित या ग्रामीण समाज को दोबारा से उसको अच्छी तरह से व्यवस्थित करने के लिए भूमि संबंधित अधिकारों की व्यवस्था की और नई राजस्व प्रणाली की स्थापना करने का प्रयास किया गया। तो फिर अगला प्रश्न आता है कि अंग्रेजों की इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू की गई, या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब और किसने और कब लागू की गई, किसने लागू की। तो इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था कह सकते हैं, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कह सकते हैं। तो ये बंदोबस्त व्यवस्था क्या है? तो भूमि की जो कर व्यवस्था है उसी को बंदोबस्त व्यवस्था कहते हैं। या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसे कहते हैं, कब लागू हुई? तो ये बंदोबस्त व्यवस्था भूमि पर टैक्स उगाना, तो इस प्रकार से कर का निर्धारण किस प्रकार से किया जाए उस व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था कहते हैं। तो इसका नाम है इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। तो उत्तर है ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में भू राजस्व की एक नई व्यवस्था लागू की जिसे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहते हैं, और इसी को इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न आता है कि इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार की व्यवस्था की। मतलब जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी तो इस व्यवस्था के अनुसार किस प्रकार से टैक्स उगाते थे, कर का वसूल करते थे, किस प्रकार से कर का निर्धारण करते थे। तो कब की, किसने की? कॉर्नवालिस ने की 1793 में। कॉर्नवालिस ने 1793 में की थी। तो इसके द्वारा किस प्रकार की व्यवस्था थी, क्या किस प्रकार से टैक्स लेते थे। तो 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू होने से कंपनी ने राजस्व की राशि
प्रत्येक जमींदार से निश्चित कर दी। इसमें से किसानों से कर नहीं लेते थे। यहाँ पर जमींदारों से कर लिया जाता था कि आप उस क्षेत्र में जाकर किसानों से अपने अनुसार कर लीजिए, हमें तो इतना ही कर चाहिए। तो एक निश्चित क्षेत्र का कर निश्चित कर देते जमींदारों से कि हमें इस क्षेत्र का इतना कर चाहिए, आप अपने घर से दें या किसानों से उगा कर दें, हमें इतना कर चाहिए। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में या इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था में कंपनी ने सीधा जमींदारों से कर निश्चित कर दिया। तो जमींदार अपनी निश्चित राशि, जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे, उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपत्ति या संपदा नीलाम कर दी जाती थी। तो इस तरह से जो जमींदार कर उगा कर नहीं दे पाते थे तो उनकी संपदा नीलाम भी कर दी थी। फिर अगला प्रश्न है, वर्धमान में संपदा नीलाम क्यों की गई? तो वर्धमान एक क्षेत्र का नाम है, तो उसमें संपदा नीलाम क्यों की गई? तो 1797 में वर्धमान में एक नीलामी की गई, क्योंकि इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था में अभी बताया था कि जो जमींदार कर न चुका पाते थे उनकी संपदाएं नीलामी होती थी। तो 1797 में वर्धमान का जो क्षेत्र था उसमें नीलामी की गई, क्योंकि इस्तेमारी बंदोबस्त से वर्धमान के जो राजा थे, जो उन पर जो राजस्व जो कर का जो निश्चित किया गया था, राजस्व का जो निश्चित किया गया था, वह राजस्व की जो भारी रकम थी उसको चुका नहीं पाए। तो उस राजस्व की रकम उन पर, बहुत भारी रकम उन पर बकाया थी, तो उसको चुका नहीं पाए थे, इसलिए उनकी संपदाएं नीलाम की जाने लगी थी। फिर अगला प्रश्न है कि बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से क्यों गुजरने लगी थी? तो बंगाल की अर्थव्यवस्था थी तो वो संकट में क्यों पड़ गई थी? तो संकट क्यों उत्पन्न हो गया था? क्योंकि इस्तेमारी या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू होने से भू राजस्व की जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी उसको लागू करने से बंगाल की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी। क्यों? क्योंकि बार बार सूखा पड़ रहा था, अकाल पड़ रहा था और खेती की पैदावार घटती जा रही थी, तो खेती कम होने से यहाँ पर संकट उत्पन्न हो रहा था। अगला प्रश्न आता है कि राजा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो राजा शब्द का प्रयोग यहाँ शासक के लिए, राजाओं के लिए नहीं किया गया। यहाँ शक्तिशाली जो जमींदार होते थे, तो यहाँ पर अंग्रेजों के शासनकाल में जमींदारों को राजा शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर अगला प्रश्न आता है, ताल्लुकदार शब्द का अर्थ बताइए। ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ क्या है, किसे कहा जाता था? तो इसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी संबंध हो। तो वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक हो, ताल्लुक का अर्थ होता है संबंध, उसे ताल्लुकदार कहा जाता है। आगे चलकर ताल्लुक का अर्थ होता है क्षेत्रीय इकाई हो गया। तो ताल्लुकदार का अर्थ होता है, ताल्लुक का अर्थ होता है संबंध बनाना। तो जिनके साथ संबंध होता था या ताल्लुक होता था उसे ताल्लुकदार कहा जाता। तो जनता के साथ उनका ताल्लुक होता था तो उसको ताल्लुकदार कहते थे। तो ये क्षेत्रीय इकाई हो गया। फिर इसके बाद क्षेत्रीय इकाई हो गया, क्षेत्र के द्वारा इसको बांट दिया गया, तो ताल्लुकदार ना कहकर क्षेत्रीय इकाई हो गया था। फिर प्रश्न आता है, रैयत शब्द का अर्थ किस लिए किया गया, क्यों किया गया? रैयत शब्द का अर्थ बताइए। तो अंग्रेजों के विवरणों में ज्ञात होता है कि रैयत शब्द का प्रयोग किसानों के लिए किया जाता था। तो अंग्रेजों के ग्रंथों से या विवरणों से पता चलता है कि रैयत शब्द का अर्थ किसानों के लिए किया गया। तो बंगाल में रैयत जमीन को खुद काश्त नहीं करते थे, मतलब खुद काश्त जमीन हुआ है। जमीन अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो किसानों की खुद की जमीन होती थी उसको खुद काश्त कहते थे। तो यहाँ पर जो रैयत यानी किसान होते थे वो अपनी जमीन को खुद काश्त नहीं करते थे, बल्कि सिकमी रैयत को आगे पट्टे पर दे दिया करते थे। मतलब सिकमी रैयत होते थे उनको वह पट्टे पर दे दिया करते थे। तो उनके लिए रैयत शब्द का प्रयोग किया गया। फिर है सूर्यास्त विधि कानून क्या था? तो ये कानून था जिसका नाम था सूर्यास्त विधि। तो यह कौन सा कानून था? तो सूर्यास्त विधि कानून के अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्यास्त होने तक भुगतान नहीं किया जाता था तो जमींदार को नीलाम किया जा सकता था। मतलब जमींदार
के लिए एक निश्चित तारीख दी जाती थी कि आपको भू राजस्व उतनी तारीख को सूर्य अस्त यानी सूर्य डूबने के पहले तक भुगतान करना होता था। तो जब तक सूर्य अस्त होता था जब तक आप भुगतान कर सकते थे उतनी तारीख तक। यदि उस तारीख तक उस दिन सूर्य डूबने के पहले भुगतान कर दिया तो ठीक है, यदि नहीं कर पाया तो जमींदारों को नीलाम किया जा सकता था। फिर अगला है अमला किसे कहते थे। राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार या जमींदार का जो अधिकारी गांव में आता था जिसे अमला कहते थे। तो अमला किसे कहते थे? जमींदार का जो अधिकारी होता था जो गांव में टैक्स या कर लेने आता था या रकम वसूलने आता था, राजस्व इकट्ठा करने आया था, उसको अमला कहते थे। तो एक अधिकारी था जिसको अमला कहते थे। जोतदार किसे कहा गया है? धनी किसानों का जो समूह होता था, जिस प्रकार से जमींदार होते थे उसी तरह से उनसे जो ज़्यादा शक्तिशाली और धनी होते थे उनको जोतदार कहा जाता था। तो धनी किसानों का एक समूह होता था जो गांव में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। तो किसानों के इस वर्ग को ही जोतदार कहा जाता था। जोतदारों की शक्ति जमींदारों से अधिक प्रभावशाली होती थी। तो जिस तरह जमींदार होते थे उनसे ज़्यादा धनी और शक्तिशाली जोतदार होते थे। जोतदार राजस्व के भुगतान में जमींदारों को जानबूझकर देरी क्यों करा देते? तो जोतदार जमींदारों को राजस्व का भुगतान नहीं देते थे, उनको देरी करा देते, यानी भुगतान देते थे तो जानबूझकर देर में देते थे। तो इसलिए देते थे क्योंकि जमींदार जब टैक्स राजस्व का भुगतान नहीं कर पाएंगे तो उनको नीलाम कर दिया जाता था, जिससे उनको अपना टैक्स ना देना पड़े। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जो जोतदार होते थे वो राजस्व के भुगतान में जमींदारों को जानबूझकर देरी इसलिए करा देते थे क्योंकि जब राजस्व का भुगतान जमींदार नहीं कर पाएंगे तो जमींदारों को नीलाम किया जाता था। तो अक्सर जोतदार ही इन जमीनों को खरीद लेते थे। तो जमींदारों की जो जमीनों को नीलाम किया जाता था तो ये जोतदार धनी होते थे और यही लोग जमींदारों की जमीनों को खरीद ले, इसलिए उनको जानबूझकर टैक्स नहीं देते थे या देरी करते थे। तो जो जमींदार टैक्स नहीं दे पाते थे उनको जमीनों को नीलाम कर देते और जब बोली लगती थी तो यही जोतदार उनकी जमीनों को खरीद लेते थे महंगे दामों। फिर अगला प्रश्न है हवलदार किसे कहा जाता है। अब हवलदार किसे कहा जाता है? तो हवलदार एक अधिकारी का नाम है। तो अथवा में लिख सकते मंडल या गांठीदार किसे कहा जाता था। अथवा में आ सकता है गांठीदार किसे कहा जाता था, मंडल किसे कहा जाता था। तो उत्तर आता है कि धनी किसान और गांव के मुखिया लोग बंगाल के अनेक देहाती क्षेत्रों में प्रभावशाली बनकर भाग रहे थे। कुछ जगहों पर इन्हें हवलदार कहा जाता था, कुछ अन्य स्थानों पर गांठीदार या मंडल कहलाते थे। तो इस तरह से धनी किसान और गांव के मुखिया लोग बंगाल के अनेक देहाती क्षेत्रों में प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे। तो यहाँ पर जो धनी किसान थे और गांव के मुखिया थे जो देहाती या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे, तो इन्हें कुछ जगहों पर हवलदार कहा जाता था और कुछ स्थानों पर इन्हें गांठीदार या मंडल कहलाते थे। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अगले वीडियो में अध्याय 8 के फिर हम प्रश्न लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।